एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के टर्म 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि 3 चैप्टर्स हैं जो हमारे टर्म 2 में आएंगे। कौन से? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इन तीनों चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते तो आप हमारी वीडियोस में जाकर इन चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। समझ आया? यहाँ पर हम इन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। ठीक है, आयरन के बारे में पढ़ा था हमने। ये किसका पार्ट है? ये फेरस मिनरल का पार्ट है, राइट। तो फेरस मिनरल में हम लोगों ने पढ़ा था आयरन आता है, मैंगनीज आता है। तो उसी में आयरन ओर की बेल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में आयरन ओर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं। तो द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया, आंसर क्या है कि मेजर आयरन ओर बेल्ट इंडिया में जो है वो क्या है? वो 4 है। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा में, झारखंड में। ठीक है, अब हम इनके दो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 4 से 5 नंबर में आ सकता है आपका। ठीक है, तो डिस्क्राइब बोला गया है, हमें उनको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में क्या होता है? हाई ग्रेड हेमाटाइट होता है। ठीक है, हाई ग्रेड हेमाटाइट हमने पढ़ा था ना, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, राइट क्वालिटीज होती हैं। सबसे ज्यादा जो आयरन कंटेंट होता है वो मैग्नेटाइट में होता है, अप टू 70%। ठीक है, हेमाटाइट में अप टू 60% होता है। समझ आया? तो ये याद रखिएगा। तो हाई ग्रेड हेमाटाइट जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उड़ीसा में बादाम पहाड़ और मयूरभंज में पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है? केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। समझ आया? चलो, ये हमने उड़ीसा की बात कर ली, तो ये इस वाले की बात हो गई। अब हमें इसकी बात करनी है, झारखंड की बात करनी है। ठीक है, तो झारखंड में याद रखिएगा गुआ और नामुंडी। ठीक है, कहाँ पर है ये? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो 2 चीजें याद रखनी है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में आपको उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कि उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हाई ग्रेड हेमाटाइट पाया जाता है। और कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर झारखंड का बताना है कि झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। बहुत आसान है, याद भी रहेगा। फिर हमारी दूसरी बेल्ट आती है जो कि कहां पर है? दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। ठीक है, तो सी फॉर चंद्रापुर, सी फॉर छत्तीसगढ़। तो ये याद रखिएगा, चंद्रापुर नहीं, तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है कौन सी वाली बेल्ट? दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। ठीक है, कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होता है? वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट पाया जाता है। ठीक है, वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट कहां पाया जाता है? बेलाडीला हिल्स। और ये बेलाडीला हिल्स कहां पर है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखना बच्चों के छत्तीसगढ़ में कौन सा है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। उस बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बेलाडीला हिल्स पाई जाती हैं और उन बेलाडीला हिल्स में क्या पाया जाता है? हाई ग्रेड हेमाटाइट। ओके, याद रहेगा। तो सेकंड क्या था हमारा? सेकंड बेल्ट दुर्ग बस्तर चंद्रापुर, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। समझ आया? चलो, अब क्या है कि ये जो रेंज है, कौन सी रेंज? बेलाडीला रेंज। ठीक है, इसमें 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन ओर के पाए जाते हैं। 14 डिपॉजिट ऑफ किसके? सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट के। ठीक है, तो इसमें भी याद रहेगा, बस 2 चीजें याद करने वाली। पहला ये याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में है और कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रापुर कहां पर है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पर वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट पाया जाता है। कहां पर? बेलाडीला हिल्स में। बेलाडीला हिल्स कहां पर है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। समझ आया? और इस हिल में 14 डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। हमारा तीसरा बेल्ट है, कौन सी है? बेलारी चित्रदुर्गा चिकमगलूर टुमकुर बेल्ट। ओके, और ये कहां पर है? ये है कर्नाटका में। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा पढ़ा? हमने महाराष्ट्र पढ़ा, हमने छत्तीसगढ़ पढ़ा, हमने उड़ीसा झारखंड पढ़ा। हमारी तीसरी बेल्ट है कर्नाटका में। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट? इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, ये आसान सा पॉइंट है, याद रहेगा। सेकंड है कि कुद्रेमुख माइंस है यहाँ पर। ठीक है, और वो कहां पर है? वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। और ये क्या है? 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, यानी कि यहाँ पर से हम जितना भी मिनरल लेते हैं वो सारा का सारा 100% एक्सपोर्ट हो जाता है। समझ आया? याद रहेगा।
तो हमारी जो थर्ड बेल्ट है जो कि कर्नाटका में है, उसमें क्या है आपको याद रखना है, कुद्रेमुख माइंस, ठीक है। तो के फॉर कर्नाटका, के फॉर कुद्रेमुख, ठीक है। और ये कहां पर है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, और ये क्या है 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती चलूं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें एक एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है। कि कुद्रेमुख डिपॉजिट जो है वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो क्या है, कुद्रेमुख डिपॉजिट आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन, ठीक है। और हम पाइपलाइन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, किसमें, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, ठीक है। तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में क्या पढ़ा था हमने कि पाइपलाइंस के थ्रू हम सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उस सॉलिड को स्लरी में बदलना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ओर होती है उसको हम एज अ स्लरी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कहां पर, टू अ पोर्ट नियर मंगलोर, समझ आया। नेक्स्ट बेल्ट है हमारी किसमें, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में और गोवा में है ना। 3 बेल्ट हम पढ़ चुके हैं, हम लोग फोर्थ और लास्ट आयरन ओर बेल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि है महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट, समझ आया। अब क्या है कि ये इट इज इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है गोवा और महाराष्ट्र, तो जाहिर सी बात है गोवा और महाराष्ट्र के किसी जगह पर होगा, ठीक है। तो एक तो गोवा स्टेट में है ये वाली बेल्ट, और सेकंड है कि महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी क्या है डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी आयरन ओर तो नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि आयरन ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी बट एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सपोर्टेड थ्रू मर्मागांव पोर्ट। याद रखना बच्चों, मर्मागांव पोर्ट और कौन सा है यहाँ पर, मंगलोर पोर्ट, यहाँ पर से हम आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, नेम 2 ports where we export iron ore from, क्या बोलोगे आप, the 2 ports are मर्मागांव पोर्ट and which one, मंगलोर पोर्ट, समझ आया। यहां से हम आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं, समझ आया। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स अकर। ये भी हमने पढ़ा था, क्या था। अब इसको हम आंसर में देखते हैं किस तरह से हम लोग लिखेंगे कि कौन से मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन है जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जहां पर मिनरल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि मिनरल जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स, ठीक है। तो पहला क्या है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में हमने क्या पढ़ा था कि इन रॉक्स में क्रैक्स में, क्रेविसेस में, फॉल्स में, जॉइंट में, वेन्स और लोड्स में पाए जाते हैं। अब भाई वेन्स और लोड्स क्या है बच्चों, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो वेन्स क्या होता है, स्मॉलर अकरेंसेस, ठीक है, और लोड्स क्या होता है, लार्जर अकरेंसेस, ठीक है। तो L फॉर लोड्स, L फॉर लार्जर, समझ आया, याद रखना इस चीज को, राइट। और वेन्स मतलब स्मॉलर, ठीक है। चलो अब क्या है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में कहां पर पाए जाते हैं मिनरल्स, क्रेविसेस में, यहाँ पे फॉल्स में, जॉइंट्स में, ठीक है। क्रैक्स होते हैं अर्थ में, हमें पता है उन क्रैक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट, जॉइंट, वेन्स और लोड एक्सेट्रा, समझ आया। सेकंड हमारा है जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो है सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स में बेड्स में या फिर लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। अब हमने क्या पढ़ा था सेडिमेंटरी रॉक में कि डिपॉजिट होते जाते हैं, लेयर क्या है, एक लेयर है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आकर डिपॉजिट हो गई काफी साल, हजारों साल बीतने के बाद, ठीक है। फिर हजारों साल बीते, उसके ऊपर एक और लेयर आकर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये लेयर्स है, ठीक है। तो इन्हीं लेयर्स में पाए जाते हैं कौन से, मिनरल, समझ आया। तो सेडिमेंटरी रॉक्स में मिनरल में अकर इन बेड्स और लेयर, समझ आया, एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में जब डिपोजिशन होता है तब हम उसको कहते हैं कि सेडिमेंटरी रॉक्स में मिनरल, राइट। तो अब ये कैसे पाया जाता है, जैसे कोल की बात करते हैं यहाँ पे, कुछ सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर। तो ये 2 एग्जाम्पल है जिसमें हमें सेडिमेंटरी रॉक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोल और आयरन ओर, ठीक है। कोल भी ऐसा ही होता है ना कि जब मिलियंस ऑफ इयर्स बैक प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स दब गए थे, फिर लाखों साल बीत गए और उसके ऊपर डिपोजिशन होता रहा, ठीक है। तो प्रेशर से और हीट से वो जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वो लाखों साल के बाद किस में बदल गए, कोल में बदल गए, समझ आया।
चलो, अब हमारा थर्ड है जिसपे मिनरल पाया जाता है, वो क्या है कि सम मिनरल्स आर फाउंड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। ठीक है, तो सरफेस रॉक जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब डिकम्पोज होने के बाद जो सॉल्यूबल मटेरियल होता है वो जो घुल सकता है, ठीक है, तो सॉल्यूबल मटेरियल क्या होता है, विदर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और फिर क्या बचता है हमारा, मिनरल्स, राइट। तो क्या है कि सम मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और फिर क्या होता है, लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर। वेदर्ड का क्या मतलब होता है, वेदर मीन्स टूट जाना, ठीक है, तो क्या होता है, सॉइल किस तरह बनती है, जब रॉक्स विदर हो जाते हैं, ठीक है, वेदर हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं, तब जाकर हमारी सॉइल बनती है, ठीक है। तो वेदर्ड मटेरियल जब टूट जाता है या डिकम्पोज हो जाता है तब जाके हमें मिलते हैं कौन से, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स के मिनरल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट, हमने ये भी पढ़ा था और ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि बॉक्साइट से हमें कौन सा दूसरा मिनरल मिलता है, एल्यूमिनियम, याद रखना, ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है और एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, ओके, तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारा अलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, इसको हम प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं, याद आया, प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अलुवियल क्या होता है, जो अलुवियल मतलब कि जो पहाड़ पर से पानी बह रहा है, ठीक है, स्ट्रीम्स है या फिर रिवर्स है, वो अपने साथ अलुवियल को बहा कर ला रहे हैं नीचे, ठीक है, तो वो जो अलुवियल है, अलुवियम है, वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है किसमें, हिल के बेस पर, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी में हम, उसी मिट्टी में हम या उसी अलुवियम में हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अकर्स इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर, ठीक है, वैली फ्लोर मतलब, वैली क्या होता है कि 2 पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, ठीक है, उसको वैली बोलते हैं, ठीक है। तो वैली फ्लोर में जो अलुवियम होता है कभी कभार उसमें भी पाया जाता है, या फिर बेस ऑफ हिल, यानी कि पहाड़ों का जो हिल होता है ना, बेस होता है, वहां पर पाया जाता है, इसको हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। एंड इट कंटेन मिनरल लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पर जो बड़े महंगे महंगे मिनरल्स हैं, महंगे इन द सेंस कि वो महंगे इसलिए हैं क्योंकि वो अबंडेंस में नहीं पाए जाते, वो वाले मिनरल्स, राइट। तो क्या है कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये सब हमें अलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। 5वां है हमारा ओशन वाटर, ठीक है, ओशन वाटर में हमने क्या पढ़ा था, हमें ये पता है कि सॉल्ट जो है वो ओशन वाटर से बनता है। फिर हमने पढ़ा था मैंगनीज जो होता है वो भी माइन किया जाता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है कि कुछ मिनरल जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया या ब्रोमीन हो गया, ठीक है, दे आर लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशन वाटर, ठीक है। अब ये जो ओशन बेड्स होते हैं ये मैंगनीज नोड्यूल्स में भी क्या होते हैं, रिच होते हैं, और ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि हमें जब पूछा जाए कि मिनरल कौन से फॉर्म में पाया जाता है, हमें 5 का जिक्र करना है, वो क्या है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, अलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट और ओशन वाटर, ठीक है। आपको इनके एग्जाम्पल भी याद रखने, अगर आता है डिस्क्राइब की जगह सिर्फ मेंशन आता है तो आप इनके नाम लिखकर आपको एग्जाम्पल लिख देना है और वो काफी होगा, समझ आया। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, कि हमें मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्यों कंजर्व करना है, बस हमें इनको आंसर में फ्रेम करना है, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। अब हाईलाइट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व देम, तो ये भी 4 या 5 मार्क में आ सकता है, समझ आया। तो क्या है, हाईलाइट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व देम। तो पहला हम सबसे पहले देखते हैं, पहला क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल देखते हैं। अब देखो मिनरल रिसोर्सेज जो है ना वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में, ठीक है। तो मिनरल रिसोर्सेज आर बीइंग रैपिडली कंज्यूम, ठीक है, विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो क्या है कि जो पेस है इनके फॉर्मेशन की वो कहीं ज्यादा कम है, किससे, द पेस ऑफ कंजम्पशन से, मतलब हम जिस रफ्तार से कंज्यूम कर रहे हैं ना मिनरल को वो कहीं ज्यादा तेज है, किससे, पेस ऑफ फॉर्मेशन से मिनरल के, समझ आया। और क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, लाखों साल लगते हैं इनको बनने में, और हम इनको कंज्यूम इतनी जल्दी करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पहला तो हमारा ये हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है कि मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना फाइनाइट होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होता है, क्योंकि अब ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, तो एक ना एक दिन ये अगर हम इसी तरह इनको खर्च करते रहे या कंज्यूम करते रहे तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है।
तो नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा गया, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में। थर्ड है हमारा कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, यानी कि अगर हम इसी तरह एक्सट्रैक्ट करते रहे ओर को तो क्या होगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद डिक्रीजिंग क्वालिटी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट होती रहेगी, तो क्या है कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन, अगर हम एक्सट्रैक्शन को कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारा वही चीज है कि खत्म हो जाएंगे मिनरल। और दूसरा क्या है कि अगर हम इसी तरह जब खत्म होने लगेंगे तो क्या होगा, महंगे हो जाएंगे, तो ये भी एक चीज है। ठीक है, तो क्या है कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलोंग विद द डिक्रीजिंग क्वालिटी। समझ आया? तो ये तो हमारा हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। अब हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे 3 मेजर टू कंजर्व देम, कि हम इनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहला ये है कि हमें एक प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इट शुड बी यूज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, प्लान करके, ये नहीं कि जितना है सबको इस्तेमाल कर लो, बल्कि प्लान करके कि ठीक है हमें इतना इतना कम कम इस्तेमाल करना है। और सस्टेनेबल का मतलब होता है कि यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट देयर इज अ स्कोप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम एंड यूज देम। समझ आया? तो अगली जो जनरेशन है वो भी उनको इस्तेमाल कर पाए, उनकी भी नीड्स का हम ख्याल रखें। समझ आया? अब सेकेंड है हमारा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड, ओके, टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। ठीक है, तो लो ग्रेड ओर्स जो हैं उनको हम यूज कर सके लो कॉस्ट पर। ठीक है, इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स जो हैं उनको रिसाइकिल कर सके। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ मेजर्स जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं किस चीज के लिए, मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए, और क्यों जरूरी है हमने वो भी पढ़ लिया है। समझ आया? चलो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने 4 क्वेश्चन की बात करेंगे, 4th की, विच इज डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोल के टाइप्स के अलावा हमें फॉर्मेशन देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, यूजेस देखना है। ठीक है, तो 3 चीजें हमें डिस्कस करनी है, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम कोल की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि 4 तरह के कोल पाए जाते हैं। ठीक है, 4 तरह के, 4 टाइप्स ऑफ कोल। और बच्चों याद रखना आयरन ओर की जो बेल्ट्स थी वो भी 4 ही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अपने दिमाग में क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, और वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस और एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, बस इनको याद रखना, बाकी का अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, अब उनकी क्वालिटीज भी हमें लिखनी है। भाई आपको याद कैसे रहेगा, जब आप उन 4 को नाम याद रखोगे उसके बाद उनकी थोड़ी सी क्वालिटीज भी याद रखोगे, है ना। पीट की हम देखते हैं। अब देखो पीट जो होता है ना, वो आप ये कह दो कि पीट इज लाइक अ इनिशियल स्टेज, कोल की फॉर्मेशन का एकदम इनिशियल स्टेज है। कौन सा, पीट, राइट। अब क्या है कि इसमें लो कार्बन होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो 2 चीजें याद रखनी है, लो कार्बन, लो हीटिंग कैपेसिटी, लेकिन मॉइस्चर बड़ा हाई होता है। ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा सोख लेता है ये। ठीक है, सेकंड है हमारा लिग्नाइट, जो कि पीट से एक आगे की स्टेज का होता है। ठीक है, लिग्नाइट भी लो क्वालिटी या फिर लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। L फॉर लिग्नाइट, L फॉर लो ग्रेड ब्राउन कोल। समझ आया? अब ये सॉफ्ट होता है, इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, जैसे कि पीट में हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह लिग्नाइट में भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। एंड इट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना हम थर्मल प्लांट्स में, राइट, उसमें हम लिग्नाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है बिटुमिनियस। ठीक है, अब देखो बिटुमिनियस जो है ना वो हाई क्वालिटी में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं लो क्वालिटी होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, हाई क्वालिटी होते हैं। समझ आया? ये क्या होते हैं, हाई क्वालिटी होते हैं, राइट। चलिए अब बिटुमिनियस हमने देखा कि मोस्ट पॉपुलर कोल है किसमें, कमर्शियल यूज में। ओके, इसके अलावा मेटलर्जिकल कोल है। हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेसेस में हम बिटुमिनियस कोल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर कोल है किसमें, कमर्शियल यूज के लिए, मेटलर्जिकल कोल है, यानी कि मेटल इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिटुमिनियस एक हाई ग्रेड कोल है। फिर आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट फाइनेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट इसी में पाया जाता है और ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है। याद रहेगा
तो क्या है 4 टाइप। अब ये एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 3 मार्क में, ठीक है, कि डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ कोल और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। तो आपको इन 4 का नाम लिखना है और इन 4 के साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखनी है। कौन से 4? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रेसाइट, राइट। तो याद रखना है इस क्रम में, ठीक है, इससे हायरार्की से कि पीट सबसे लो क्वालिटी होता है, एंथ्रेसाइट हाईएस्ट क्वालिटी होता है, याद रहेगा। अब हमें क्या था, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस भी कहे थे, पूछे थे क्वेश्चन में, तो हम इनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन में हमें पता है कि कोल लाखों साल लेते हैं बनने में, ठीक है। तो इट इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। लाखों साल में बनते हैं। और लाखों साल में कैसे बनते हैं कि जो प्लांट लाखों साल पहले दब गए थे, उनके दबने से वो प्लांट कंप्रेशन की वजह से, यानी कि दबाव की वजह से ऊपर से लेयर जब आती गई, ठीक है, तो उनके दबाव की वजह से क्या हुआ, डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ, वो कोल में बदल गए। समझ आया? तो इट इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन यानी कि दबना, राइट, ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। हमने फॉर्मेशन कर दिया, बता दिया इन लोगों को। अब हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का हम बता देते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। देखो सबसे पहले तो डीवीसी, ठीक है, डीवीसी छोड़ो, डीवी, ठीक है, दामोदर वैली, ठीक है। तो दामोदर वैली और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, ठीक है, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैलीज, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है। तो 4-5 नाम याद रख लो, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो देखो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। क्यों याद रहेगा? क्योंकि आसपास ही है स्टेट। इसके अलावा अब दामोदर वैली को आपका जिक्र करना है कि दामोदर वैली में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कोल, ठीक है। यूजेस की जहां तक बात आती है, हम सभी को कहीं ना कहीं पता है कि कोल हम किस किस इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पावर जनरेशन हमने अभी पढ़ा था, कौन सा, कि लिग्नाइट जो होता है वो पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन, ठीक है, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक गुड इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है। फिर क्या है कि ज्यादातर जो कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया की, वो किससे, कोल से ही पूरी होती हैं, ठीक है। तो क्या है, इट मीट्स मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया। समझ आया? चलो अब हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए। 5th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड फॉर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। एक्सप्लेन भी कीजिए इसको साथ ही साथ, ठीक है। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि व्हाई शुड वी यूज रिन्यूएबल एनर्जी। बच्चों याद रखना क्वेश्चन को ना, आपको क्वेश्चन को समझना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को कभी कभार घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि व्हाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड फॉर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इसको बदल कर बोल सकते हैं व्हाई शुड वी यूज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो आपको आंसर एक ही होता है, समझ आया? तो व्हाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड, ठीक है। अब हम इनको आंसर बताते हैं। देखो जो रीजंस हैं, रीजन फॉर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, वाटर, उनको यूज करने के लिए क्या रीजंस हैं, ठीक है, क्यों हमें यूज करना चाहिए, उनके रीजंस मेंशन बिलो हैं, ठीक है। पहला है कि यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, राइट। फॉसिल फ्यूल जो है वो काफी ज्यादा एनवायरमेंटल हैवॉक मचाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, समझ आया? तो इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स की जगह क्या, रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑयल के और गैस के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, राइजिंग प्राइसेस हो रहे हैं किसके, ऑयल के और गैस के, ठीक है। तो और उनकी जो पोटेंशियल शॉर्टेजेस हो रही है, उनकी वजह से उनके सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेजेस हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज इन द फ्यूचर। समझ आया? थर्ड, इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास। अब देखो इंडिया जो है ना वो ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड सो इट हैज अबंडेंस ऑफ सनलाइट, बहुत सारी सनलाइट है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा बारिशें भी बहुत होती हैं, बारिश होंगी तो क्या हो सकता है, हम लोग वाटर होगा तो हम लोग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर क्या है, सनलाइट है, सनलाइट से हम लोग सोलर पैनल्स बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। विंड है, विंड मिल लगा सकते हैं, बायोमास से बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ ये 4 चीजें, इसलिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारा 4th क्या है, राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल। अब इसका क्या मतलब है, देखो
ऑयल के जो पैसे हैं ना, हम लोग, हमारे यहाँ इतना ऑयल नहीं पाया जाता है, तो हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर गल्फ कंट्रीज से, यूएस से, रशिया से, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। अब जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब पैसे दे रहे हैं तो हमारा काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, ऑयल वगैरह में, ठीक है। तो ऑयल जो है ना, उसके प्राइसेस बड़े राइजिंग है, मतलब बहुत महंगा आता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा महंगा आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम अपने यहाँ ही क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ना इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो ये 4 रीजन हैं जिनकी वजह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए या प्रेफर करना चाहिए ओवर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। समझ आया? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि आप डिफरेंशिएट करिए फेरस में और नॉन फेरस मिनरल में, ठीक है। तो फेरस, नॉन फेरस, अब देखो हमें नाम से तो पता है, फेरस मींस Fe क्या है? आयरन, ठीक है। तो फेरस मीन आयरन, ठीक है। और नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है ना। तो हमें वही पूछा जा रहा है कि फेरस और नॉन फेरस मिनरल में क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए। सबसे पहले हम फेरस मिनरल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन यही है, फेरस मींस आयरन वाला, आयरन कंटेंट वाले, ठीक है। तो फेरस मिनरल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल। इंडिया की अगर बात करें तो फेरस मिनरल जो है ना, वो 3/4 उसमें पाए जाते हैं, 3/4 ऑफ टोटल मेटेलिक प्रोडक्शन। जितना भी मेटेलिक प्रोडक्शन हो रहा है ना इंडिया में, उसका 3/4 यानी 3/4 जो है वो अकेला फेरस मिनरल होता है, ठीक है। और 1/4 क्या हुआ? नॉन फेरस मिनरल हुआ, ठीक है। अब क्या है? दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज यानी कि मेटल वाली इंडस्ट्रीज, राइट। तो क्या है कि दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। थर्ड है कि इंडिया जो है इट एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल, ठीक है। इंडिया में क्योंकि काफी ज्यादा फेरस मिनरल का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इंडिया काफी ज्यादा क्वांटिटी में फेरस मिनरल को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और किसको एक्सपोर्ट करता है? जापान को, साउथ कोरिया को, ठीक है, आफ्टर मीटिंग द इंटरनल डिमांड। यानी इंटरनल डिमांड मतलब कि अपनी कंट्री में सप्लाई करने के बाद हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज को, ओके। अब फेरस मिनरल में एग्जांपल क्या है? आयरन ओर, मैंगनीज एक्सेट्रा, ओके। तो ये है हमारा फेरस मिनरल का क्या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नॉन फेरस मिनरल के बारे में, ठीक है। देखो नॉन फेरस मिनरल की जब हम बात करते हैं, हमने क्या कहा था? इंडिया में 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 कम हो गया है ना। तो इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। इंडिया में फेरस मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं कंपैरेटिवली टू द नॉन फेरस मिनरल। समझ आया? अब नॉन फेरस मिनरल के एग्जांपल जब हम देखेंगे तो क्या है? कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है? दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। फिर क्या है? नॉन फेरस मिनरल लाइक कॉपर एंड बॉक्साइट आर मेनली फाउंड इन द मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नॉन फेरस मिनरल इज इक्वल टू मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। नॉन फेरस, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, याद रखना है, ओके। तो ये था हमारा फेरस मिनरल का क्या क्लासिफिकेशन, नॉट क्लासिफिकेशन बल्कि डिस्क्रिप्शन, और ये था हमारा नॉन फेरस मिनरल का डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्या है? हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनली जो हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में कौन से आते हैं? नॉन कन्वेंशनल में आते हैं कौन से? विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो नॉन कन्वेंशनल है, यहाँ पे ट्रेडिशनली ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते आए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे भी दे सकते हैं कि क्लासिफाई एनर्जी रिसोर्सेज इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज के 2 कैटेगरी या फिर 2 क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अब हमें उसके 2 एग्जाम्पल भी देखने हैं, तो हम एक ये टेबल बनाएंगे। जब हमसे बोलेंगे ना, अगर उन्होंने पूछा है क्लासिफिकेशन या फिर कंपैरिजन करने को, ठीक है, जैसे फेरस और नॉन फेरस में था, तो आपको टेबल बनानी है। सिमिलरली कन्वेंशनल या एनर्जी को हमें क्लासिफाई करना है, किसमें? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में, तो हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। तो फर्स्टली हम लिखेंगे कि कन्वेंशनल जो है हम ट्रेडिशनली उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट दे हैव बीन इन यूज सिंस एजेस, काफी टाइम से ये इस्तेमाल में है,
ठीक है। इसके अलावा दे आर एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, ये क्या है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, ये पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की, ठीक है, हमने कन्वेंशनल पढ़ लिया, अब हम नॉन कन्वेंशनल देखते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर द लार्ज स्केल डेवलपमेंट इज रिलेटिवली न्यू, ठीक है, रिलेटिवली न्यू मतलब कन्वेंशनल सोर्सेस के कंपैरिजन में जो टेक्नोलॉजी है किसकी, विंड एनर्जी की या बायोमास की या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, वो कंपैरेटिवली नई है, इसीलिए हम उसको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि कभी खत्म नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए, सोलर है, ठीक है, यानी कि सनलाइट है, तो सनलाइट तो कभी नहीं खत्म होगी ना, ठीक है। और इसके अलावा विंड है या टाइडल एनर्जी तो हमेशा होती रहेगी, ठीक है, ये तो फिनोमेना है, हमेशा होता रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि ये इसीलिए इनएग्जॉस्टेबल है। इसके अलावा दे आर पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली, ठीक है, तो इको फ्रेंडली होता है, इससे एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, सनलाइट है, सनलाइट से तो कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है ना, हम उस सनलाइट से क्या कर रहे हैं, फोटोवोल्टाइक सेल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री हो गया, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वेंशनल को ही, ठीक है, ये वाला क्या है, कन्वेंशनल, ठीक है, और ये वाला है नॉन कन्वेंशनल, राइट। अब क्या है, कन्वेंशनल में देखेंगे कि एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ के जितनी भी एनर्जी है वो लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल में क्या है कि ये फ्रीली और अबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है, जैसे हमने बात करी सनलाइट की, तो ये अबंडेंटली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा इस्तेमाल करोगे सनलाइट का तो ये कल को खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, कन्वेंशनल क्या है, यानी कि फॉसिल फ्यूल वाली साइड वो कॉस्टली होती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल क्या है, चीपर सोर्स है, इतनी जल्दी या इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। अब क्या है, कन्वेंशनल यानी कि फॉसिल फ्यूल वाली साइड, हम लोग इनके ऊपर ज्यादा लंबे समय तक डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल वाली साइड हम इनके ऊपर डिपेंडेबल हो सकते हैं, क्योंकि कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए इन्हें हमारा फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेस कहा गया है। अगर आपका एक मार्क में क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर कॉल्ड आर फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज, तो आप बताएंगे क्योंकि ये इनएग्जॉस्टेबल है और हम इनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, समझ आया। चलो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम से रिलेटेड। चलो पेट्रोलियम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस बतानी है कि पेट्रोलियम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम इंडिया में कहाँ पाया जाता है हमें वो भी बताना है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम बड़ा आसान सा सवाल है ना, क्या है, फर्स्ट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, ठीक है। पहला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोल, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, पेट्रोलियम, समझ आया। सेकेंड है कि फ्यूल फॉर हीट एंड लाइट मिलती है हमें पेट्रोलियम से, ये भी समझ में आता है, हमें पहले से भी पता है, ठीक है, इसी से हमारी गाड़ियां भी चलती हैं, है ना। इसके अलावा मशीनरीज में ल्यूब्रिकेंट के तौर पे काम करता है पेट्रोलियम, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है क्या, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम से हम बहुत सारी चीजें डिराइव करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर रॉ मटेरियल क्या है, पेट्रोलियम है, समझ आया। तो क्या है, पेट्रोलियम काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, प्लास्टिक बनाने के लिए हमें पेट्रोलियम चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फ्यूल है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो क्या है, पेट्रोल के दाम बढ़ते गिरते रहते हैं तो उससे हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, ठीक है। फिर क्या है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो नोडल इंडस्ट्रीज होती हैं, किसके लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। अब इस नोडल इंडस्ट्री का क्या मतलब है, और मैं आपको बता दूं ये एक मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाई आर पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री। तो नोडल इंडस्ट्री का मतलब वो होता है वो बेसिक नोड या वो बेसिक पॉइंट जहां से अलग अलग इंडस्ट्री का काम चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, सिंथेटिक टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, ठीक है। ये क्या है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, ठीक है। ये क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री है। अब ये क्या है, पेट्रोलियम की फैक्ट्री है, ठीक है। अब इन सब का काम किससे चल रहा है, पेट्रोलियम से चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये नोड बन गया ना, ये बेसिक क्या हो गया, एक नोड बन गया, नोडल पॉइंट बन गया, ठीक है। इसीलिए किसको, पेट्रोलियम इंडस्ट्री को नोडल इंडस्ट्री कहा जाता है, समझ आया। चलो,
अब हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस देख ली पेट्रोलियम की। अब हम अकरेंस देखेंगे कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। तो ज्यादातर जो इंडिया में पेट्रोलियम की अकरेंस है वो कहाँ पर है, एंटीक्लाइन्स और फॉल्ट ट्रैप्स में, ठीक है। एंटीक्लाइन्स ये होते हैं, है ना, यहाँ पर पाया जाता है, और सिंक्लाइन ये होता है, ठीक है। तो सिंक्लाइन को अभी छोड़ दो, एंटीक्लाइन के जो ऊपर का पार्ट होता है या फिर फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं वहां पर पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, रॉक फॉर्मेशंस ऑफ टर्शरी एज। बच्चों याद रखना, टर्शरी एज यानी कि कितने साल पुराना है, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड पहले जो रॉक फॉर्मेशन हुई थी, उन रॉक फॉर्मेशंस में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। तो एक अकरेंस ये हो गई, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो टर्शरी एज के रॉक फॉर्मेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, समझ आया, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट है वहां पर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइन्स, ठीक है। फोल्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है फोल्डिंग, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट, राइट। It occurs where oil is trapped in the crest of the upfold, ठीक है। crest of the upfold मतलब ये हमारा upfold है, ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ हुआ, और ये हमारा crest है, ठीक है। तो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। oil bearing layer is porous limestone और sandstone through which oil may flow, ठीक है। तो ऑयल बियरिंग जो लेयर है जहां पर ऑयल पाया जाता है वो सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन का होता है, ताकि ऑयल उसके बीच में से फ्लो कर सके, ठीक है। वो पोरस होता है ना, उसमें से ऑयल फ्लो हो सकता है, राइट। अब थर्ड पॉइंट है अकरेंस से रिलेटेड कि पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक, ठीक है। जो पोरस है और नॉन पोरस है, पोरस में क्या होता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, नॉन पोरस में नाम से ही पता चल रहा है लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता, तो उसके बीच में भी पेट्रोलियम पाया जाता है फॉल्ट ट्रैप्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आपको क्यों लगता है कि सोलर एनर्जी का एक ब्राइट फ्यूचर है किसमें, इंडिया में। वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। बच्चों मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को थोड़ा तोड़ मोड़ कर भी अलग वर्डिंग अलग अलग कर भी दिया जा सकता है, एक आंसर जो होता है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, ठीक है। अब देखो ये सही है, इट इज ट्रू दैट सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। क्यों, बिकॉज पॉइंट्स हैं, देखो इंडिया इज ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पर सनलाइट बहुत सारी है, ठीक है। इसके अलावा काफी ज्यादा मॉनसून में सनशाइन भी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर क्या है सेकंड कि इंडिया हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू यूज सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग, वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, क्रॉप ड्राइंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम इन चीजों के लिए हमने टेक्नोलॉजी को भी क्या कर लिया, डेवलप कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा इट इज मोस्ट एबंडेंट इनएग्जॉस्टेबल, अबंडेंट मतलब काफी ज्यादा, काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इनएग्जॉस्टेबल मतलब इतनी आसानी से एग्जॉस्ट नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला बल्कि कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। सनलाइट भी कभी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। इसके अलावा क्या है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोलर एरियाज, वहां पर तो सनलाइट ही नहीं होती है ना। चलो, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट इज पॉल्यूशन फ्री, कितना आसान सा है ना, तो ये भी आपको याद रहेगा। तो ये हमें याद रखना है कि वाई सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, ठीक है। ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या करिए, डिफरेंस बनाइए या बताइए, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टेटिंग 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी करके दे सकते हैं, व्हाट आर द 2 मेन वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के 2 कौन से तरीके हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से जो फास्ट फ्लोइंग वाटर से जो जनरेट करते हैं, एंड सेकेंड इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फॉसिल फ्यूल से जो हम जनरेट करते हैं, ठीक है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये जो 2 तरीके हैं ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, एक्सप्लेन कीजिए। अब देखो वही चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन वाली बात आ गई, तो हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। पहला है हमारा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो फास्ट फ्लोइंग वाटर से जनरेट होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो डैम्स होते हैं, डैम के गेट लगा देते हैं, ठीक है। जब डैम पानी उतर जाता है तो डैम के गेट्स को खोल देते हैं। डैम के गेट से खोलने से जो एकदम से पानी आता है पीछे से रिजर्वॉयर से,
तो उसकी फास्ट स्पीड से जो टर्बाइंस लगी होती है वो घूमती हैं। जब टर्बाइंस घूमती हैं तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और स्टोर हो जाती है, फिर वहां से स्टोर हाउस से डोमेस्टिक यूज के लिए सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच ड्राइव्स टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ चुके हैं, क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है और चीप है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अलावा फिर हम एग्जांपल्स में देंगे कि इंडिया में कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगाल, ठीक है, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, एक तो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन बताई, यहाँ पर बताया कि रिन्यूएबल है और चीप है, तो कैरेक्टरिस्टिक बताई, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल, इसी तरह आपको फॉर्मेट में अपने आंसर्स को बनाना है, लिखना है। समझ आया? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यानी कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के जरिए बनाई जाती है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन क्या करते हैं, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए पॉल्यूटिंग भी है। ठीक है, इसके अलावा देयर आर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में करीब 310 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, so the next question is, how is manufacturing sector considered the backbone of economic development? Okay, किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों होता है, क्यों माना जाता है? ठीक है, और आप इसको किसी 3 पॉइंट्स के साथ जस्टिफाई कीजिए, या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि देखो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है किसी भी कंट्री का, इट लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट मिलेगा या ग्रोथ देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा इकोनॉमी किसी भी कंट्री की ग्रो होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इट इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल, क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, फिर हम रीजंस भी देंगे। पहला रीजन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती है, जाहिर सी बात है, मशीनरीज में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री तो वो फर्टिलाइजर सप्लाई करेगी। ठीक है, मशीनरीज बना रही है एग्रीकल्चर में जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं दे रिड्यूसेस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, किस तरह से कि जितने सारे, हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में किस में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ठीक है, अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो जॉब देती है टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो जब लोगों को जॉब मिल रही है इस सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर पर से डिपेंडेंस लोगों का कम होगा और हमारी कंट्री जो होगी वो डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ेगी। समझ आया? क्या है, अभी का अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर स्टिल वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, और ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। जो कंट्रीज डेवलप्ड नहीं होती उनमें क्या देखने को मिलता है कि ज्यादातर ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो किस में एंगेज होती है, एग्रीकल्चर में या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में। ठीक है, तो सेम इंडिया में देखने को मिलेगा कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और ये डिपेंडेंस किस तरह से कम करता है, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स। ओके, नाउ इट प्रोवाइड्स जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलो 4th पॉइंट या 5th और 6th और 7th भी देखेंगे, आप इनमें से कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट काफी ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नेसेसरी, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। ठीक है, 5th है, इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। अगर हम ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में जाकर इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर देते हैं तो वो एरियाज भी डेवलप होंगे। इससे क्या होगा
कि सारी जो रीजनल डिस्पैरिटी है कि एक एरिया कुछ ज़्यादा ही गरीब है और एक एरिया कुछ ज़्यादा ही रिच है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, हम उसको कम कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया वी कैन रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी। समझ आया? चलो, एक्सपोर्ट करने से हमें क्या होगा? एक्सपोर्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट हमारे लिए, कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होता है। इंपोर्ट क्या होता है? नुकसानदेह होता है, ठीक है। लेकिन हमें इंपोर्ट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में सब चीजें नहीं पाई जाती और किसी भी कंट्री में सारी चीजें, सारी रिसोर्सेस नहीं पाई जाती। समझ आया? अब क्या है, उसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने कंट्री से सामान को तो उससे ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और फिर उससे जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो हमारी कंट्री में आता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बाहर से पैसा हमारी इकोनॉमी में आता है, ठीक है। अब क्या है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो किसी भी कंट्री को रिच बनाती हैं और प्रोस्पेरस बनाती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को हम इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश गुड। और आपको पता है कि जैसे जैसे ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें ज्यादा वैल्यू एडिशन होती जाती है और फिर हम जिस स्टेज पर बेचेंगे हमें उतना ही मुनाफा होगा। अगर हम रॉ मटेरियल को बेच देंगे हमें कम मुनाफा होगा कंपैरेटिवली, हमें कम प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम उसको फिनिश गुड की तरह बेचेंगे, पूरा बनाकर कॉटन रॉ जो कॉटन बॉल्स होती हैं उनको लेकर हम शर्ट बनाकर बेच रहे हैं तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। समझ आया? तो क्या है कि मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड ऑफ हायर वैल्यू व्हिच इंक्रीजेस द इनकम। समझ आया? तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो किसी भी कंट्री के लिए क्या होती हैं? फायदेमंद होती हैं। समझ आया? अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल कि एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के लिए क्यों जरूरी है या एक दूसरे के साथ किस तरह से कॉम्प्लीमेंटरी रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब हम आंसर देखते हैं। देखो ये हकीकत है, इट इज ट्रू कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, ओके। अब हम उसको क्यों, हाउ दे मूव हैंड इन हैंड, हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं या फिर हम उनके पॉइंट्स देखते हैं, हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। There are agro-based industries such as cotton, woolen, jute, edible oil that get their raw material from agriculture। ठीक है, जो agro-based industries होती हैं हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, है ना, कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं? एग्रीकल्चर से लेती हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ये अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री में हमें कॉटन चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वो कॉटन कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पॉसिबल तभी हो पाती है जब एग्रीकल्चर हो रहा हो, ठीक है। अब क्या है इन रिटर्न, अब देखो यहाँ पर क्या है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्यों चाहिए वो देखते हैं। इन रिटर्न ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पीवीसी पाइप, ठीक है। तो ये सब चीजें हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं ना, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा। तो इसीलिए ये जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एंड मेनी अदर थिंग्स टू द फार्मर्स। समझ आया? तो इसी तरह यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर सप्लाइंग इक्विपमेंट्स टू द एग्रीकल्चर, ठीक है, टू द फार्मर्स, राइट। अब थर्ड पॉइंट है कि एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती हैं दे हैव गिवन अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है जब हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके कीड़ा लगने से बचा रहे हैं अपनी क्रॉप को, तो क्या होगा? जो क्रॉप है वो अच्छी उगेगी, है ना, अच्छी उगेगी तो हमारी इनकम अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है? दे हैव गिवन बूस्ट to agriculture by raising its productivity and has made the production process very efficient as well। समझ आया? So the next question is कि why are industries located in or near the cities? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब इंडस्ट्रीज कहीं पर लगनी शुरू होती है तो साइड बाय साइड अर्बनाइजेशन भी चलता है, ठीक है, यानी कि शहर बनना शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है किसी की जगह पर 20 इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, अब वहां पर इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुई तो वहां पर जाहिर सी बात है काम करने लोग आएंगे, काम करने लोग आएंगे तो आसपास लोग अपना
घर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब फिर उन लोगों के लिए स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है, कई सारी उनके लिए सहूलतें चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से अर्बनाइजेशन होना शुरू होता है, यानी कि सिटीज का एमर्ज होना शुरू होता है, ठीक है। तो वही सवाल पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, व्हाई? ओके, तो एक बार आंसर देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दे गो हैंड इन हैंड, साइड बाय साइड या फिर साथ साथ चलती है। क्यों? बिकॉज समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन और नियर द सिटीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या है, सिटीज के आसपास में क्या करती है, सेटअप की जाती है, ठीक है। अब इसके भी रीजंस है, और वो रीजन क्या है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला रीजन क्या है हमारा, अब इंडस्ट्रीज जो है दे नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये तो हमें पता है। इंडस्ट्रीज लग गई है तो वहां पर हमें अलग अलग सर्विसेज भी चाहिए, ठीक है। अब वो सर्विसेज क्या होगी, जैसे कि लेबर हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गया। अब ये सब जो फैसिलिटीज है ना बच्चों, ये सिटीज में ही अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार क्या देखने को मिलता है कि सिटीज के आसपास में हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी या फिर इंडस्ट्रीज का एमर्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम दूसरा फैक्टर या फिर अपना दूसरा रीजन पढ़ते हैं कि क्या है कि सिटीज में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है कि अगर हम सिटीज के पास में अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए लंबा लंबा खर्च करने की जरूरत नहीं है या फिर लंबा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। पास में ही हमारी सिटी है तो हम जाकर अपना सामान को बेच सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, समझ आया। तो वही बोला जा रहा है कि इन सिटीज द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, ठीक है, सिटीज में बेचा जाता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को। तो क्या है कि दे बिकम मार्केट, जो सिटीज है वो मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए या मैन्युफैक्चर्ड सामान के लिए इंडस्ट्रीज के क्या हो जाती है, मार्केट बन जाती है, समझ में आया। फॉर दीज प्रोडक्ट एंड पीपल आर एबल टू बाय देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। वही चीज है कि जो सिटीज हैं दे एक्ट एज अ मार्केट फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर इन द विसिनिटी और प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सिटीज, ठीक है। तो सिटीज या इंडस्ट्रीज के बराबर में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनके लिए मार्केट के तौर पे काम करती है क्या, सिटी, समझ आया। तो क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम पार्ट टू सेटल देयर, ठीक है। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन। ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, आपको एक ये भी प्रिपेयर करने की जरूरत है, समझ आया। तो क्या है, हम अपना तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि कभी कभार जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेटअप की जाती हैं साथ में, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज आर सेटअप टुगेदर। अब क्या क्या रीजन है, ठीक है, क्या वजह है उसके पीछे, टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक इंडस्ट्री है किसी जगह पर, ठीक है, अब वहां पर पता नहीं बिजली पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, ठीक है, पानी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर उस जगह पर 10 या 20 इंडस्ट्रीज एक साथ स्टैब्लिश कर दे, ठीक है, या फिर 10-20 इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाएं, तब हमें गारंटी मिल जाएगी कि ठीक है यहाँ पर 10-20 इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए इस जगह को पानी मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक पे क्या होता है कि पता नहीं अवेलेबल होगा या नहीं होगा फैसिलिटीज, लेकिन जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपस में मिल जाती हैं या फिर आपस में साथ आ जाती हैं और आपस में टुगेदरली सेटअप हो जाती हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ हमें जो रिसोर्सेज चाहिए इंडस्ट्रीज चलाने के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगी, समझ आया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन, ठीक है। एग्लोमरेशन का क्या मतलब होता है कि आपस में साथ आ जाना, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। समटाइम्स मेनी इंडस्ट्रीज आर सेट अप टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, समझ आया। एंड दीज आर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। अब आप इसको बड़े बड़े लेवल पर भी देख सकते हैं। अब जब यही ग्रो हो जाता है, यही एग्लोमरेशन इकोनॉमीज ग्रो हो जाती हैं, ठीक है, बढ़ जाती हैं, तो क्या बन जाता है, लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, समझ आया। चलो इसीलिए इट इज करेक्ट टू स्टेट दैट द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, समझ आया। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच इज क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेरिक है, एक छोटा सा स्टार है। अब उस स्टार का क्या है कि प्रिपेयर ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। हमने क्या देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने देखा था, ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पर हमने प्राइवेट देखा था, जॉइंट सेक्टर देखा था, ठीक है, पब्लिक देखा था, ठीक है। तो और क्या था, कोऑपरेटिव देखा था। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देखा था, ठीक है। रॉ मटेरियल में हम लोगों ने एग्रो बेस देखा था या मिनरल बेस देखा था, ठीक है। फिर क्या था, हेवी इंडस्ट्रीज या फिर बेसिक इंडस्ट्रीज देखा था, ठीक है। तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा था। बच्चों मैं आपके लिए बता दूं
कि आपके को पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को लर्न करना है, ठीक है, बल्कि अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किन किन बेसिस पर डिवाइडेड है इंडस्ट्रीज या पे क्लासिफाइड है, और यहाँ पर हम लोग किसको देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देखेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्या है वो, ओके पहला है हमारा एग्रोबेस। एग्रोबेस का क्या मतलब है, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से आता है, जैसे कि कॉटन, विलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, ओके। सिल्क का क्या होता है, सेरिकल्चर, ठीक है। इसके अलावा रबर, शुगर, टी, ठीक है, कॉफी एक्सेट्रा। इसके अलावा हम मिनरल बेस की जब बात करते हैं तो हमें नाम से पता चल रहा है कि जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स बेस्ड होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन और स्टील में हम लोग आयरन को लेते हैं, आयरन ओर को लेते हैं, समझ आया। इसके अलावा सीमेंट बनाने में हमें लाइमस्टोन की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है कि मिनरल बेस्ड हो गया। एल्यूमिनियम के लिए हमें बॉक्साइट की जरूरत होती है, तो वो भी हमारा मिनरल बेस्ड हो गया, ठीक है। मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स में क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल पेट्रोलियम चाहिए, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, मिनरल बेस्ड हो गया, ठीक है। बच्चों याद रखना कि दो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देयर आर टू क्लासिफिकेशन, एग्रोबेस एंड मिनरल बेस, समझ आया। अब हम एक बार इसको टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्रोबेस सबसे पहले देखते हैं कि दीज आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, एंड दे डू नॉट नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट का अगर हमें कोई डेयरी बनानी है या फिर हम कोई डेयरी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, समझ आया। इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है कि एग्रोबेस इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, प्लांट या एनिमल बेस्ड, जैसे कि हमने किसकी बात करी, सिल्क की बात करी, ठीक है। तो सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है, ठीक है, और इसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं, सिल्क को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को, समझ आया। तो क्या है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्लांट का या फिर एनिमल का यूज करती हैं टू प्रोक्योर देयर रॉ मटेरियल, समझ आया, एंड दीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स आर एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, समझ आया। चलो अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है ना कैपिटल इंटेंसिव होती है, मतलब आपको पैसा उसमें लगाना पड़ेगा काफी ज्यादा, जैसे कि हम आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करते हैं, समझ आया, या फिर हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें वहां पर कैपिटल लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एज दीज इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लार्जली हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। एग्जाम्पल इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री, ओके। थर्ड पॉइंट है कि ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कौन सी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओके, दे यूज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हेवी मशीनरी, ठीक है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल क्यों होता है, सो दैट अदर product can also be manufactured, for example heavy machinery, building material and railway coaches, समझ आया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, which is describe iron and steel industry with reference to its feature, uses, method of production, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है, एंड वी हैव टू डिस्क्राइब इट्स फीचर, यूजेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तीन चीजें आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। बच्चों जब भी इस तरह आपको डिवाइड करके दिया जाए कि तीन चीजें के रेफरेंस में बताइए, तो आपको उनकी अलग अलग हेडिंग डालकर उनके बारे में लिखना है, समझ आया, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो और उससे आपके लिए ज्यादा मार्क्स के प्रोस्पेक्ट भी है, समझ आया। तो फीचर, यूजेस एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट की, बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज, ठीक है, ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्री क्यों है आपको ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री इसलिए होगी क्योंकि और भी जो इंडस्ट्रीज है वहां पर मशीनरीज के लिए आयरन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई सी भी दूसरी मशीनरी है, कोई सी भी दूसरी इंडस्ट्री है, वहां पर मशीनरीज के लिए हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्शन एंड हेवी इंडस्ट्री, ठीक है। चलो, इट इज अ हेवी इंडस्ट्री बिकॉज all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation costs, समझ आया। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने हेवी इंडस्ट्री का डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर
बल्कि और हेवी मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश गुड, समझ आया। तो क्या है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक हेवी इंडस्ट्री है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है और साथ ही साथ जो फिनिश्ड गुड है, समझ आया, वो क्या है, हैवी है और बल्कि है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा लगाना पड़ता है, समझ आया। चलो, अब आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1, ओके, एंड सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, समझ आया। तो याद रखना, मैंगनीज इज अ फेरस मिनरल, राइट। तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ मैंगनीज चाहिए होता है, किस चीज के लिए, स्टील को हार्ड करने के लिए, ओके। अब हम यूजेस की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टील इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, स्टील का कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर गुड्स।